ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक में लश्कर और जैश के जो आतंकी बच गए वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं। और इसलिए आप देखिए कि न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह पर पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवादियों को खुला मंच दे दिया। पाकिस्तान के गुजरावाला में लश्कर तैयबा ने जलसा किया, जहां पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में आतंकवादी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। और ये देखिए, ये जो आपको ऐसे मुट्ठी किया हुआ दिख रहा है आदमी, दाढ़ी वाला, बड़ी दाढ़ी वाला, ये सैफुल्लाह है, जिसने पहलगाम में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है ये। और उसके बगल में जो बैठा हुआ है उसको भी बहुत गौर से देखिए। ये हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी तो बैठा ही है, एक साइड पे तलहा सईद बैठा है, ये हाफिज सईद का बेटा है जो चश्मे वाला बैठा हुआ है। यानी हाफिज सईद का बेटा भी निकल कर आ गया, सैफुल्लाह भी निकल कर आ गया। और दूसरी साइड पर जो शख्स बैठा है वो पाकिस्तान के पंजाब असेंबली का स्पीकर मोहम्मद अहमद खान है। आप देखिए, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि अब वहां के आतंकी, वहां की सेना, वहां की सरकार, इनको हम अलग करके नहीं देखेंगे, ये उसका सबूत है। हाफिज सईद का लड़का बैठा हुआ है वहां पे, सैफुल्लाह बैठा है, और स्पीकर पंजाब असेंबली का वहां साथ में बैठा हुआ है। पाकिस्तान के इन आतंकियों पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह मंच पर आकर धमकी दे रहा है। आतंकी सैफुल्लाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी है। पाकिस्तान में खुलेआम रैली करके आतंकी सैफुल्लाह प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहा है। आतंकियों की रैली में पीएम मोदी को जान से मारने के नारे लग रहे हैं वहां पर। यह है पाकिस्तान की सच्चाई। वहां का आतंकी, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह मंच पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दे रहा है। सुन रहे हैं आप? पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह पाकिस्तान में बिल से बाहर आ गया और मंच पर खड़े होकर कह रहा है कि जब हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से तो उसको मुर्दा कर देंगे। ऐसे तो बताता कि मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बहुत आम आदमी हूं। यह आम आदमी की भाषा है क्या? यह एनजीओ चलाने वाले की भाषा है क्या? मोदी तेरी मौत आई, कसूरी है ये, इसका नाम कसूर, सैफुल्लाह कसूरी है, तो इसको मोदी की मौत बताया जा रहा है और ये कह रहा है मैं मोदी को मुर्दा कर दूंगा। आप सोचिए, ये आतंकी कैसे नरेंद्र मोदी के खून के प्यासे हो गए। इनकी धमकी बता रही है कि इन्हें कितना नुकसान हुआ है। जो लोग यहां कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो फेल हो गया, दिखाओ सबूत, दिखाओ कितने मारे, क्या किए, हमारे कितने गिरे। आप आज उन इंडिया अलायंस वालों को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने, भारत की फौज ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ऐसा मारा है कि सैफुल्लाह मंच पर खून का प्यासा हो गया है नरेंद्र मोदी का। आप देखिए कि वो बाहर आकर कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को मुर्दा कर दूंगा। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का? इन लोगों को इतनी आग लगी हुई है नरेंद्र मोदी को लेकर, इतना जहर इनके मन में भरा हुआ है क्योंकि उनको लगता है नरेंद्र मोदी ने हमारी जो है वो कब्रें खोद दी हैं। आप सोचिए नरेंद्र मोदी ने कितनी गहरी चोट दी है इन आतंकियों को। ये नरेंद्र मोदी को मुर्दा करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। इनको लगता है मोदी को मारेंगे तभी बच सकते हैं। यह है ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी। अंदर तक इनको ठोक दिया है भारत ने। कह रहा है ना कि भाई हमारे इलेक्शन लड़ने का अंदाज अलग है, हम मोदी को मुर्दा कर देंगे। वही कह रहा है कि भाई हम तो सीधा बंदूक चलाने वाले लोग हैं, आतंकी हैं। कबूल कर रहा है ये सारी बातें। आतंकी सैफुल्लाह पर एक और बड़ी खबर आ गई है। भारत के हमले से, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह रोने लगा था। भारत के डर से वो खुद छिप गया था, उसको छिपा दिया गया था। यह बात भी वो कबूल कर रहा है। भारत के डर से भाई के जनाजे तक में नहीं आया था आतंकी सैफुल्लाह, ये खुद बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को भारी नुकसान की बात भी कबूल रहा है। आप सुनिए आतंकी सैफुल्लाह कैसे बता रहा है कि उसको छुपा दिया गया था कि बाहर मत आना, कोई मार ना दे तुमको। और कह रहा है कि मोदी ने इतना मारा, भारत ने इतना मारा, ऐसे ऐसे आतंकियों को मारा कि मैं रो रहा था बैठ के। ऑपरेशन सिंदूर ने इन आतंकियों का यह हाल कर दिया था कि सैफुल्लाह मंच पे कह रहा है कि मैं सारा दिन रोता रहा। वो मसूद अजहर चिट्ठी लिख के बता रहा था कि मैं मर जाता तो अच्छा था, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। ये सैफुल्लाह मास्टरमाइंड पहलगाम हमले का दिन भर रोता रहा। यह भारत ने इससे बदला लिया।
सिर्फ आतंकी ही अपने नुकसान की बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खुद माना है कि पाकिस्तानी सेना भारत पर हमले का प्लान ही बनाती रह गई और भारत ने ब्रह्मोस चलाकर धुआं धुआं कर दिया। आप सोचिए शहबाज शरीफ पीएम मोदी के मिशन पीओके से इतना घबराया हुआ है कि वो दुनिया की मदद मिल जाए इसके लिए दुनिया में जाकर खुद अपनी बेइज्जती करवा रहा है। खुद बता रहा है कि हम तो सोचते रह गए मोदी का भारत मार के चला गया। यह हालत हो गई है पाकिस्तान की। आतंकी मंच पे कह रहा है कि मैं दिन भर रोता रह गया, भारत ने इतना मारा। पाकिस्तान का पीएम दुनिया के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि हम तो सोच रहे थे भारत पर हमला करेंगे, उसके पहले भारत मार के चला गया। भाई बहुत मारा, ब्रह्मोस से मार दिया, हमारा एयरपोर्ट उड़ा दिया, हमारा एयरबेस उड़ा दिया। खुद बोल रहा है भाई प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ का दिल ही जानता है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को ठोका था। आतंकियों को रोते हुए आपने सुनी लिया। और आप सोचिए इतना होने के बावजूद हमारे यहां कुछ लोग सबूत मांग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। बॉस कैसे लोग हैं ये लोग भाई। पाकिस्तान के आतंकी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत ने जबरदस्त धुलाई की है। हमारे यहां कुछ लोगों को सबूत चाहिए। ऐसी धुलाई की खुद सैफुल्लाह जैसा आतंकवादी डर के मारे छिप गया था, अब बाहर आया है तो मुनीर की तरफ फर्जी हेकड़ी दिखा रहा है। आतंकी सैफुल्लाह ने भगवान राम और पीएम मोदी का नाम लेकर क्या कहा है? क्यों उस दिन धर्म पूछ के ही मारा था ना। इसके दिमाग में अभी भी धर्म का जहर भरा हुआ है। इस पूरे मामले में भी यह अल्लाह और राम कर रहा है कि हमारे अल्लाह ने तो हमारी मदद कर दी, तुम्हारे राम ने तुम्हारी मदद की कि नहीं की? और कहता है कि नहीं की। तुम्हारे रब ने क्या किया? पाकिस्तान के एयरबेसेस देखो, उनको भी मंजूर नहीं जो तुम करते हो। मसूद अजहर का परिवार जो है वो सफाया नहीं हो जाता अगर रब तुम्हारे साथ होता। तुम्हारे आतंकी ठिकाने तबाह नहीं होते अगर रब तुम्हारे साथ होता। पाकिस्तान इस तरह से धुआं धुआं नहीं होता अगर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ होता। और राम, भगवान राम की बात करते हो। भगवान राम किस तरह खड़े रहे कि तुम्हारा एक ड्रोन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, तुम्हारी फतेह मिसाइल को फतेह नहीं मिल पाई, तुम्हारे प्लेन उड़ गए। क्या बात करते हो? भगवान किसके साथ है दिख नहीं रहा है तुमको, लेकिन ब्रेन वॉश करना है। झूठ बोलो, सेना झूठ, प्रधानमंत्री झूठ, आतंकी झूठ, पूरा देश ही झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। ये पाकिस्तान आतंकी सैफुल्लाह वही बातें कर रहा है जो बातें पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने की थी। असीम मुनीर के भड़काने के बाद कुछ ही दिन में पहलगाम अटैक हो गया था। अब खुद पाकिस्तान के आतंकी भी इस सच को खुलेआम कबूल रहे हैं कि पाकिस्तान में सरकार, फौज और आतंकवादियों के बीच बहुत गहरा रिश्ता और भाईचारा है। यानी नरेंद्र मोदी ने जो इधर कहा था कि आटा खाओ रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली है ही, वो बात वहां पहुंच गई है। यहां विपक्ष वाले कूदने लगे थे कि फिल्मी डायलॉग है, ये है वो है। देखिए कितना अंदर तक वहां घुस गया है नरेंद्र मोदी का बयान। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की बातों से साफ झलक रहा है कि उन्हें मोदी की गोली का डर है। और यह डर यूं ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इन आतंकवादियों को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह तो बहाना था। आतंकी रैली का असली मकसद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में हुए जान माल के नुकसान की भरपाई करना था। आतंकियों का मकसद आम जनता से चंदा वसूलना और नए आतंकियों की भर्तियां करना था। और यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था जिसे पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने समर्थन दिया। यह सब जानते हैं कि भारत का विरोध और जिहाद के नाम पर पाकिस्तान में आतंकवादियों की फौज खड़ा कर लेना कितना आसान है। घूम फिर के ये लोग जिहाद पे आ गए। ये जिहाद की गोली ही दे देकर आतंकी बनाते हैं और पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आप देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान में आतंकवादी भी न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह मनाते हैं और पाकिस्तान के लोग देश की बदहाली की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हिना ख्वाजा ने यौम तकबीर को निराशा का दिन बताया। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पानी की कमी को लेकर अपने देश की सरकार पर भड़की हुई है। पीने के लिए पानी नहीं है, बाथरूम तक में पानी नहीं है भाई। और सोचिए मुंह से जहर उगल रहे हैं कि जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, मोदी को मार देंगे। अरे पहले पानी लेके आओ, मोदी को मार। पाकिस्तान के पास पीने का पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, लड़ने चले हैं भारत से और मोदी से। आतंकियों की फौज फिर से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भूल रहे हैं कि सामने नरेंद्र मोदी का नया भारत। नरेंद्र मोदी कह ही चुके हैं कि चैन से रोटी खाओ नहीं तो मोदी की गोली है। मोदी के इस बयान से पाकिस्तान की मीडिया में भी हड़कंप मच गया है। सुनिए वहां की मीडिया में क्या चल रहा है, फिर आपको बताता हूं कि आज पीओके को लेकर कौन सा बड़ा बयान आ गया है।
पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट कह रहा है कि इंडिया को हमेशा सीरियसली लो भाई, ये कभी भी मार देगा। जो पाकिस्तान कल तक फर्जी जीत का जश्न मना रहा था, उसके मुंह से आखिरकार सच निकलने लगा है कि नमाज के बाद पाकिस्तान हमला करने जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मौका ही नहीं दिया और नमाज से पहले ही पाकिस्तान को ठोक दिया। कुछ इसी तरह से नरेंद्र मोदी पीओके को लेकर भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान को मौका ही ना मिले, शायद उधर पीओके सीधे भारत के पास आ जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मिशन पीओके चल रहा है भाई। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा होगा। सुनिए रक्षा मंत्री को भी। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज़ और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। और वापस आया हूं। पीओके को वापस लेने को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें पीओके भी शामिल है। इसलिए भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के साथ पीओके के लोगों को भी भारतीय नागरिक मानता है। साल 1994 में संसद में प्रस्ताव पास करके पीओके को भारत का हिस्सा मानकर इसे वापस लाने को राष्ट्रीय नीति बनाया गया। पिछले साल परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में 114 सीटें हो गईं, जिसमें से 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारों में पाकिस्तान को समझा दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पार्ट में ही भारत चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अभी होगा। भारत बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन जो नहीं हुआ वो आगे कभी भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तरह से भारत को तैयार कर चुके हैं। एक एक भारतीय चाहता है कि पीओके को पाकिस्तान से ले लिया जाए और इसका वक्त भी आ चुका है। इसलिए आप ये देखिए कि भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जब संत स्वामी रामभद्राचार्य जी से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो रामभद्राचार्य जी ने सेना प्रमुख से गुरु दक्षिणा में पीओके मांग लिया। सुनिए रामभद्राचार्य जी को उन्होंने क्या बताया। विजयी सेना प्रमुख का सम्मान करने में मुझे भी बहुत बड़ी गौरव की अनुभूति हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। और मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? आगे अगर हमला करता है फिर कोई आतंकवादी घटना बस तब सबक देना चाहिए। उचित सबक हो, तब नुकसान नक्शे से मिट जाएगा। पीओके को लेकर रामभद्राचार्य जो बात कर रहे हैं वो पूरे भारत के मन की बात है। नरेंद्र मोदी अब इसमें मिशन मोड में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहां विपक्ष ये देख देखकर परेशान है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पीएम मोदी पहली बार बंगाल और बिहार के दौरे पर गए। बंगाल में उन्होंने रैली की, पटना में उनका रोड शो हुआ। इस रैली और रोड शो में जो भीड़ उमड़ी उसे देखकर विपक्ष भी दंग रह गया होगा, क्योंकि बिहार और बंगाल वो राज्य है जहां इसी साल बिहार में और अगले साल बंगाल में चुनाव होना है। इसलिए आप देखिए कि जब आज पीएम मोदी बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेर लिया। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं सुनिए, फिर बताता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा क्या कर दिया कि विपक्ष को पिन लग रहा होगा। आवेदन करता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड इज प्रेजेंस ऑफ हिम his minister said like operation Sindoor they will do the Bengal operation also, operation of Bengal. I challenge them, if they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है, बिहार में लालू एंड फैमिली परेशान, पूरे देश में कांग्रेस परेशान कि नरेंद्र मोदी का जलवा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और बढ़ गया। पब्लिक मोदी मोदी कर रही है। विपक्ष इसलिए भी परेशान है क्योंकि ओवैसी जैसे नेता भी विपक्ष के घिसे पिटे नैरेटिव को धुआं धुआं कर रहे हैं। ओवैसी ने तो विपक्ष के खेमे में ही आग लगाई हुई है, क्योंकि इतने सालों से इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ
जो एंटी मुस्लिम वाला कैंपेन चलाया, ओवैसी मुस्लिम देशों में जाकर उस कैंपेन का कबाड़ा कर दे रहे हैं। मुस्लिम देश सऊदी अरब में बैठकर ओवैसी जिस तरह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उससे मुस्लिम देशों को अपने आप मैसेज चला जा रहा है कि भारत की राजनीति में मुसलमानों को कितना महत्व मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ओवैसी तो भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों की तुलना करके दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में रहते हैं और गर्व से रहते हैं। सुनिए सऊदी अरब में ओवैसी ने कैसे पाकिस्तान के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी झटका दे दिया है। And the most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India is not a Muslim country. But Your Excellency, you know, you have more knowledge about worldly affairs, that there are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world. They can speak the best of Arabic language. In fact, we have some famous Islamic scholars who have done great work in the Hanafi fiqh jurisprudence, and their judgments are accepted by the religious scholars of anywhere in the world. So this Pakistan's false propaganda that India is hurting us because we're a Muslim country, it is completely wrong. आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम कंट्रीज में खड़े होकर दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है कि भाई कश्मीर हमको चाहिए, कश्मीर में मुसलमान बहुत परेशान है, भारत में मुसलमान बहुत परेशान है। ओवैसी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत खुश हैं, वहां भारत में मुसलमान गर्व से रहता है, और ये भारत का मुसलमान दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को बता रहा है। एक तो पाकिस्तान भारत के हथियारों और नरेंद्र मोदी से परेशान, दूसरा उसे असदुद्दीन ओवैसी भी चैन से सांस नहीं लेने दे रहे। पीएम मोदी ने ओवैसी को जिस सोच और प्लान के साथ मुस्लिम देश में भेजा था, उस प्लान पर ओवैसी जबरदस्त काम कर रहे हैं। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा मिसाइल को हवा में फोड़ दे रहे हैं। जैसे आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शहबाज शरीफ शांति और बातचीत की बात कर रहे हैं। तुर्की, ईरान से लेकर शहबाज शरीफ जहां भी जा रहे हैं वहां यही दिखा रहे हैं कि वो तो भारत से बातचीत के लिए तैयार है, भारत ही बात नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान की इस पैतरेबाजी पर ओवैसी ने जबरदस्त स्ट्राइक कर दी। ओवैसी ने डिटेल में बताया कि क्यों पाकिस्तान से बात करना दीवार में सिर फोड़ने जैसा है। सुनिए ओवैसी को। Pathankot happened after my Prime Minister went to Pakistan uninvited, and I want to put it on record, I was the one who criticized him for going over there. There were many opposition parties who criticized why did my Prime Minister went uninvited from Afghanistan to Nawaz Sharif's place, but our air base was attacked and we lost many personnel over there. The Prime Minister said Pakistan wants proof, you send your own team. Can you imagine any country inviting a neighboring country's spy agency to come to Pathankot? They were invited, they had seen, they were given all the records, but nothing moved, nothing happened. So this talk of oh, why don't you speak to Pakistan? Who do we speak to Pakistan? असदुद्दीन ओवैसी गजब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त भारत का, और वो जाकर दुनिया को किस पाकिस्तान से बात करें भाई। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए, मौका दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमको सबूत दिखाओ, बुलाया कि आओ आओ देखो आओ देखो यहां पे देखो सबूत है। उसके बावजूद ये पाकिस्तान सुधारने का नाम ले रहे, क्या बात करेंगे इससे। लेकिन इधर इंडी गठबंधन ओवैसी को देखकर हैरान है, उधर कांग्रेस अपने सांसद शशि थरूर से परेशान है। विदेश में जाकर थरूर जिस तरह से मोदी सरकार का पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस का गुस्सा ही डाउन नहीं हो रहा। शशि थरूर ने दावा किया था कि मोदी सरकार में पहली बार एलओसी क्रॉस करते हुए आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। थरूर के इस दावे पर कांग्रेस नेताओं ने ही सवाल उठा दिए। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो शशि थरूर ने भी पलटवार किया। शशि थरूर ने कहा कि वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की बात कर रहे थे, पहले के युद्धों की नहीं। थरूर ने कहा कि पहले के आतंकी हमलों में हमारी रिस्पांस सीमित रहती थी। थरूर ने यह भी कहा कि हमेशा की तरह उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। थरूर ने भी अपने ट्रोल्स को ट्रोल करते हुए कहा कि मेरे पास सच में बहुत काम है करने के लिए। शशि थरूर ने एक लाइन में कांग्रेस के उन नेताओं को आईना दिखा दिया जो उन्हें घेर रहे थे। उनके हिसाब से उनके पास काम नहीं है, इसलिए सब बातें कर रहे हैं, उदित राज वगैरह ये सब चीजें जो है। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे 2 दिन 18 एनकाउंटर, 4 शहरों में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सीएम योगी ने क्यों रौद्र रूप अपना लिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर सीएम योगी का हंटर ऑपरेशन लंगड़ा में
और किस किस को नाप दिया गया है। यूपी में क्रिमिनल और लैंड माफिया पर ऐसा एक्शन, योगी मॉडल के नाम से अपराधी कैसे कांप रहे हैं, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी का रौद्र रूप दिख रहा है। पाकिस्तान के आतंकी बिलबिलाते दिख रहे हैं, तो इधर यूपी में सीएम योगी फिर से अपने रौद्र रूप में आ गए हैं और यूपी के अपराधी भागते दिख रहे हैं। सीएम योगी का बुलडोजर और सीएम योगी की एनकाउंटर फोर्स दोनों ने फिर से धमाके करना शुरू कर दिया है, जिसमें अपराधी और जमीन माफिया धुआं धुआं हो रहे हैं। पूरे यूपी में योगी के रौद्र रूप ने फिर से हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि आप देखिए यूपी में पिछले 2 दिन में 18 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। 2 दिन में 18 से ज्यादा एनकाउंटर, और कई बड़े बड़े अपराधी एनकाउंटर में पकड़े गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर एनकाउंटर में मार दिया गया है। एनकाउंटर के साथ बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। एक दिन में यूपी के 4 शहरों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया है। यानी जो लोग कहते थे कि अरे कोर्ट में ये हो गया वो हो गया, बुलडोजर नहीं चलेगा, तब भी हमने पाठशाला में आपसे कहा था कि कोर्ट ने क्या कहा है उसको ढंग से समझिए। योगी का बुलडोजर नहीं रुकेगा, और वही हो रहा है। यानी सीएम योगी की दोधारी तलवार क्रिमिनल्स और लैंड माफिया दोनों पर चल रही है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश के क्राइम सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। यूपी में सीएम योगी के डबल एक्शन की हर तस्वीर आज आपको देखनी चाहिए। पहले सीएम योगी के हंटर से मचे हंगामे की एक झलक देखिए। सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। किसी गरीब और किसी समीप को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में जो एक्शन ले रहे हैं, पहले की सरकारें इसके बारे में सोच भी नहीं पाती थी और ना ऐसा करने की हिम्मत दिखा पाती थी। आप देखिए किस तरह से यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद और जालौन से लेकर हमीरपुर तक शहर शहर अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, और उसके बाद इन अपराधियों की लंगड़ाते हुए तस्वीरें सामने आ रही। सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर यूपी छोड़ दो। अगर यूपी में अपराध करोगे तो जिंदगी भर लंगड़ाते रहो। यूपी में माफिया राज अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ खत्म हो चुका है। अब यूपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर सीएम योगी का हंटर चल रहा है। गाजियाबाद के पास हापुड़ में यूपी एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खतरनाक शूटर को मार गिराया। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने शूटर को घेरा तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। शूटर नवीन की गोलियों से एक दरोगा और सिपाही घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शूटर नवीन कसाना के सीने में गोली लग गई। यह मुठभेड़ 2 घंटे चली और इस दौरान 14 राउंड फायरिंग हुई। एसटीएफ ने 8 और बदमाश ने 6 गोलियां चलाई। नवीन कसाना लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक्टिव शूटर था और कई वारदातों में वांटेड था। सुनिए एसटीएफ ने एनकाउंटर के बाद क्या बताया है, फिर लॉरेंस गैंग के शूटर नवीन कसाना की हिस्ट्री शीट आपको दिखाता हूं। एसटीएफ की नोएडा यूनिट की संयुक्त टीम को ये इनपुट आई कि दिल्ली से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय मेंबर है और वहाँ के एक मर्डर के मुकदमे में वांछित है, वो हापुड़ आने वाला है किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इसी बात पे यहाँ पे जो है गाड़ाबंदी करके जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने टीम पर फायर किए, तो आत्मरक्षा टीम ने कंट्रोल तरीके से फायरिंग की, जिसमें उसको वो घायल हुआ और उसको अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए, जहाँ पर वो मृत घोषित हो गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर नवीन की क्राइम कुंडली काफी बड़ी है और भारी है, इसलिए नवीन बिश्नोई का एनकाउंटर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर नवीन दिल्ली यूपी में वांटेड था। दोनों राज्यों में उस पर 20 मुकदमे दर्ज हैं। नवीन पर मकोका भी लगा हुआ था। गैंगस्टर हाशिम बाबा का सहयोगी था। हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, डकैती के कई केस दर्ज थे। शूटर नवीन के एनकाउंटर से यूपी में पैर फैलाने की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मंसूबे फेल हो गए। लॉरेंस तक भी यह मैसेज पहुंच गया होगा कि योगी राज में यूपी में अपराध नहीं चलेगा। लॉरेंस बिश्नोई के शूटर के एनकाउंटर के अलावा भी यूपी में कई एनकाउंटर हुए। हापुड़ में ही पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। देखिए ये भी लंगड़ा के चल रहा है। एनकाउंटर में बदमाशों को पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की बात नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारी। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया, साथ ही चोरी और लूट का माल भी जब्त किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पुलिस का एक्शन जारी है। लखनऊ में पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है।
भद्दर नाम के इस आरोपी पर 4 साल की मासूम से रेप का आरोप है। पुलिस को आरोपी के छिपने के अड्डे की खबर मिली। पुलिस ने आरोपी को घेर लिया। खुद को फंसता देख आरोपी ने फायरिंग कर दी। एनकाउंटर में भद्दर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यह है सीएम योगी के काम करने का तरीका, क्राइम कंट्रोल का वो मॉडल जिसमें अपराधी या तो जेल में होते हैं या फिर इसी तरह लंगड़ाते दिखते हैं। सीएम योगी के सत्ता संभालने के बाद से अब तक यूपी में एनकाउंटर में 225 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं। 20,250 से ज्यादा इनामी बदमाशों पर एक्शन हुआ है। 930 अपराधियों पर एनएसए लगा है। 80,000 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। 81,196 मामलों में कोर्ट का फैसला आया है और 81,200 से ज्यादा अपराधियों को सजा मिली है। 108 दोषियों को फांसी की सजा मिली है। 3,125 से ज्यादा को उम्र कैद की सजा हुई है। यानी कानूनी एक्शन भी हो रहा है, सजाएं भी मिल रही हैं। इस तरह से केस रखा जा रहा है। यानी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधियों का बुरा टाइम चल रहा है यूपी में, और यह अब तक जारी है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार जैसे बड़े बड़े माफिया और अपराधी मिट्टी में मिल चुके हैं। आपको सुनाता हूं अपराधियों पर सीएम योगी के वो बयान जिसे सुनकर बड़े से बड़ा माफिया कांप जाता है। और उसके बाद यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं और फिर बताता हूं कि बुलडोजर आज क्यों चला है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले जाएंगे। ये अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। यानी सत्ता संभालने से लेकर आज तक सीएम योगी का क्लियर मैसेज है कि हम अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे। सीएम योगी की पुलिस ने पिछले 2 दिन के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया है। गाजियाबाद में भी पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए बैरिकेडिंग की थी। पुलिस को खबर थी कि कुछ बदमाश इलाके में आने वाले। पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक पर आते 2 लोग पुलिस को देखकर भागने लग गए। पुलिस ने पीछा किया, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों जो है वो पुलिस वाले के कंधे पे हाथ रख के लंगड़ाते हुए चल रहे। इसी तरह से हमीरपुर में भी बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा गया। हमीरपुर में कुछ दिन पहले पुलिसकर्मियों पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस को आरोपियों के बारे में खबर मिली, आरोपियों को घेरा गया। एक आरोपी बालेंद्र ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। दूसरे आरोपी सिद्धा को भी पुलिस ने कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यानी पुलिस, यूपी पुलिस का क्लियर मैसेज है, या तो सरेंडर कर दो, नहीं तो लंगड़े बना दिए जाओगे और उसके बाद कंधे पे लेके जाएंगे तुम। इसी तरह से फिरोजाबाद में भी पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनकाउंटर में 20,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोपी विपिन, मनीष गिरफ्तार हुए। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। यूपी के शहर शहर से ऐसी तस्वीर आ रही है, मानो सीएम योगी ने ठान लिया है कि अपराधियों को यूपी में रहने नहीं दूंगा। आप देखिए पिछले 2 दिन में कहां कहां एनकाउंटर नहीं हुए। भाई बुलंदशहर रेप का आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ, 6 साल की बच्ची से रेप का आरोप था। जालौन एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बागपत में 2 शातिर चेन लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा, मर्डर, लूट, डकैती और हत्या का प्रयास का आरोप था। बलिया 2 जगहों पर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं, 1 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर हुए। मुजफ्फरनगर में 2 जगहों पर पुलिस बदमाशों में एनकाउंटर हुआ, 2 मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। उन्नाव पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। आगरा में रात में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हो गई, 1 बदमाश के पैर में गोली लगी है। झांसी में 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई, पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कौशाम्बी 25,000 का इनामी बदमाश रवि शिकंजे में, एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी है। और मैंने आपको बताया था कि कैसे बिश्नोई गैंग का शूटर जो है वो मारा गया। एक तरफ सीएम योगी अपराधियों को कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरी तरफ जमीन माफिया के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं।
यानी एनकाउंटर के साथ बुलडोजर एक्शन दोनों साथ में चल रहे हैं। सीएम योगी के इस डबल एक्शन से पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा है। यूपी में सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने एक मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। आरोप है कि बिना परमिशन और बिना नक्शे के मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर 15 दिन का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद आज भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। इसी तरह से गोंडा में सरकार जमीन पर बने अवैध मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर रही थी। गोंडा में सरकारी जमीन पर यह मदरसा 25 साल से चल रहा था। जिस जमीन पर यह मदरसा चल रहा था वो सरकारी खलिहान की जमीन थी, जहां अनाज का भंडारण किया जाता है। इस मदरसे के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद अब जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बुलडोजर से उसे गिरा दिया और सरकार जमीन को कब्जा मुक्त करवा रही है। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम योगी का बुलडोजर अखिलेश यादव के गढ़ कन्नौज में भी चला। कन्नौज में एक गांव की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। इन लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान, दुकान सब बना लिए। इस मामले में 1.5 साल तक कानूनी लड़ाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने जमीन को खाली करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से सरकारी जमीन पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का रिजल्ट क्या निकल रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। सीएम योगी के 4 टियर वाले एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स की वजह से अब तक 66,000 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई है। 142 चिन्हित लैंड माफिया पर एक्शन हो रहा है। 14,246 करोड़ की संपत्ति सीज की गई है। 14,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। यह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल, जिसमें अपराधियों के लिए रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून व्यवस्था का मुद्दा सीधे पब्लिक से जुड़ा है। अगर अपराध कम होगा तो जनता भी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। लेकिन आप कह सकते हैं यूपी में अपराधियों के लिए तूफान आया हुआ है, लेकिन देश में एक दूसरा तूफान, बाढ़, बारिश सब आ गए। अब उनके बारे में आपको बताता हूं। समय से पहले मॉनसून क्यों आ गया है, कहां कहां तबाही मचा रहा है। बाढ़, बारिश और बवाल की देश भर से जो तस्वीरें आई हैं, अब उसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। आग बरसाने वाला नौतपा यानी भयंकर गर्मी के 9 दिन तो 25 मई को ही शुरू हो गए थे, लेकिन मौसम अलग मूड में है। नौतपा इस बार डिरेल हो गया है, क्योंकि मई के महीने में ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बिजली कड़क रही है, कहीं आंधी तूफान ने आफत काट रखी है। सुन रहे हैं? देश के 17 राज्यों में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। ओडिशा में मॉनसून समय से 13 दिन पहले और छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले आ गया है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ में भारी बारिश हुई है। राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा में समय से पहले बारिश हुई है। जैसलमेर में जबरदस्त धूल भरी आंधी चल रही है। मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई है। भोपाल, इंदौर समेत 40 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। बिहार के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। यूपी के 60 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में 8 दिन पहले मानसून आने की संभावना है, जबकि दिल्ली एनसीआर में आज भी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। यानी मानसून सब जगह पहले पहुंच गई है। पहले ही घंटी बजा दी कि भाई मैं आ गया। अरे अभी कैसे आ गया? और वो भी ऐसा नहीं आया है, अलर्ट के साथ आया है भाई। आप ये जरा तस्वीरें देखिए एक बार कि किस तरह से मानसून तो आया है, लेकिन क्या क्या मुसीबत लाया है। महाराष्ट्र में पिछले साल की तरह इस बार भी मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी। राजधानी मुंबई में तो लगातार बारिश हो ही रही है। मुंबई से 500 किलोमीटर दूर लातूर की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। ये लातूर की तस्वीर है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और सैलाब बह रहा है। यह मंजर लातूर में बीच शहर का है, जहां पानी की धार इतनी तेज है कि गाड़ी बह गई भाई, स्कूटी बह गई, बाइक्स बह गई। लोग कह रहे हैं मेरी वाली गई, अरे मेरी भी जा रही है साथ में। ये माहौल है। कई जगह तो सड़क पर 3-3 फीट पानी भर गया। जरा फुल फ्रेम में दिखाइए। अब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की तस्वीरें देखिए। यहां 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। इतनी तेज बारिश हुई कि कुछ ही देर में पूरा शहर डूब गया। शहर की सड़कें तालाब बन गईं, जिसके बाद बच्चों की मस्ती शुरू हुई।
उनको नगर निगम के अधिकारियों की क्लास लगेगी, इससे क्या मतलब? बोले बहुत बढ़िया, यहीं स्विमिंग करते हैं। बच्चों ने सड़कों को ही स्विमिंग पूल बना दिया। इतनी बारिश के बाद पूरा शहर परेशान था, बच्चे खुश, ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चे इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कई जगह तो बारिश और तालाब का मजा लेने के लिए बड़े और बुजुर्ग भी बारिश के पानी में खेलते नजर आए। इन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि पानी गंदा है, साफ है, नहीं है, छोड़ो बीमारी, अभी मजे करते हैं। कोई हादसा भी हो सकता था। हालांकि वैसे बारिश में ऐसी मस्ती तो अब कम ही देखने को मिलती है। बारिश में मस्ती भी हुई और गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन इस बारिश ने शहर की रफ्तार को थाम दिया। ऑफिस जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई लोग तो इसी पानी को पार करके अपने काम पर जाते हुए नजर आए। वहीं बारिश का पानी भरने के बाद दुकानें बंद हो गईं और लोगों के काम धंधे पर ब्रेक लग गया। दरअसल लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि इस मौसम में बारिश हो सकती है और इतनी बारिश हो सकती है। ऐसी भीषण बारिश के बाद मौसम विभाग ने मॉनसून बुलेटिन भी जारी किया है, जिसमें कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट और कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर इन सारे इलाकों को मिला लें तो भारत के 80% हिस्से में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के तटीय इलाके, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया गया कि बहुत जबरदस्त बारिश होगी भाई, बच के रहना। बारिश का रेड अलर्ट क्या होता है वो भी बता देता हूं। रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब मौसम के कारण भारी नुकसान होने के संकेत होते हैं। बारिश के रेड अलर्ट का मतलब बाढ़ और तूफान जैसी स्थिति होता है। कुल मिलाकर रेड अलर्ट का मतलब है कि मौसम की सबसे खतरनाक स्थिति बन रही है। इस दौरान जानमाल का भी नुकसान हो सकता है। अब आप राजस्थान के पाली का ही हाल देखिए, जहां बारिश के दौरान इतना तेज तूफान आया कि एक टोल प्लाजा की पूरी छत लेके चला गया भाई। टोल प्लाजा पर नीचे गाड़ियां जा रही थी, ठीक उसी वक्त ऊपर से छत चली गई। बोले कि मैं क्या बचाऊंगी तुमको, मैं बहुत कमजोर हो गई हूं, मैं जा रही हूं। तो उड़ती चली गई पूरी की पूरी छत। टोल प्लाजा की इस लोहे की छत के नीचे कई गाड़ियां आ गई। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। अब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीर देखिए। ये पिछले कुछ दिनों से यहां पर ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश के साथ ओलों ने अटैक कर दिया। अटैक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कोई शख्स ओले वाली बारिश में फंस जाता तो उसका माथा फट जाता। आप देखिए कैसे ताबड़तोड़ ओलों की बारिश हो रही है और ओले की रफ्तार देखिए भाई। ओले गिरने के बाद तापमान में गिरावट आई तो सैलानियों के चेहरे खिल गए कि वाह। लेकिन इन ओलों की वजह से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। कांगड़ा का बस स्टैंड भी पानी पानी हो गया। पहाड़ के बाद समंदर में भी मौसम की मार देखने को मिली है। केंद्र शासित प्रदेश दमन के समंदर में हाई टाइड के बाद ऊंची ऊंची लहरें उठी। इस बीच कई लोग समंदर की तूफानी लहरों के बीच अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। आप देखिए इतनी तेज लहरें आ रही हैं, इनको मजे करने। समंदर में हाई टाइड के बाद प्रशासन ने अगले 5 दिनों तक समंदर के किनारों से दूर रहने की अपील की। प्री मॉनसून की बारिश नौतप्पा के दौरान हो रही, जिसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि माना जाता है कि नौतपा के दौरान लू न चले तो कई तरह के कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नौतपा में धरती ना तपे तो आंधी आने का खतरा रहता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। नौतपा में लू न चले तो कई तरह की बीमारियां फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया भी नहीं मरते, जिससे बीमारियां फैलती हैं। माना जाता है कि नौतपा में बारिश होने लगे तो मानसून में अच्छी बारिश भी नहीं होती। यानी प्रकृति के अपने नियम हैं। अब वो इधर से उधर होता है तो वो कांड करता है। अच्छा, हिंदुस्तान ही नहीं, मौसम की मार से पूरी दुनिया परेशान है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं सबसे खूबसूरत देश कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड की, जहां आल्प्स माउंटेन पर ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। 1 मिनट से भी कम समय में ग्लेशियर एक पहाड़ से होता हुआ दूसरे पहाड़ तक पहुंच गया। ग्लेशियर टूटने से बर्फ, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों का सैलाब आ गया। ग्लेशियर की चपेट में पहाड़ पर बसा एक गांव भी आ गया। सैलाब के बाद पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। यहां एक भी घर ऐसा नहीं था जो सही सलामत बचा। गनीमत रही कि आपदा का अंदेशा पहले से हो गया था, ऐसे में गांव खाली करा लिया गया था। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां तबाही हुई। जरा फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीरें। बाप रे बाप, जिधर देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्विट्जरलैंड में जो भयंकर तबाही मची है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पूरा का पूरा गांव जो है वो किस तरह से, आप देखिए, पूरा मलबा नजर आ रहा है। पूरा गांव जो है अगर खाली नहीं होता तो सोचिए यहां कितना नुकसान हुआ। तो ये तस्वीर है स्विट्जरलैंड की। भारत में तो आप तस्वीरें देख ही रहे हैं कि किस तरह से भारत में जो है वो तबाही मची हुई है, किस तरह से वहां पर बारिश ने पहले ही दस्तक दे दी है। और उसके बाद भारत में जो ये तस्वीरें, ये तो अभी शुरुआत है भाई। लोग कह रहे हैं कि अभी प्री मॉनसून में ही हो रहा है।
जैसे प्री वेडिंग शूट चलता है आजकल, वैसे ये प्री मॉनसून है। अभी फिर मॉनसून आएगा और फिर वो क्या तबाही मचाएगा, इसकी भी चर्चा चल रही है। अभी बताइए, टोल प्लाजा का छत लेके चला गया, कहीं किसी की बाइक लेके चला गया। ऐसा होता है, तुम आए हो तो तुम आओ, हमारा क्यों लेके जा रहे हो? पूरा बहा बहा के ले जा रहा है।